अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक नज़र, पाकिस्तानी फ़ैन अपने यूट्यूब चैनल पे। और कुछ अपडेट्स हैं। यकीनन साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के दौरे पे है। 2 टेस्ट मैच हो चुके और जब पहला टेस्ट मैच ख़त्म हुआ एक वी-लॉग किया था और उसी में एक खदशा ये भी था कि लाहौर में तो हमने टेस्ट मैच जीत लिया है, बहुत बड़ी जीत थी। वर्ल्ड चैंपियन जो टेस्ट टीम है उसको हमने होम ग्राउंड में हराया है और पिंडी का टेस्ट मैच जो है वो बराबर नहीं होने देना। बराबर तो दूर की बात, हम टेस्ट मैच हार गए और 8 विकेटों से हार गए। इस पे बात करेंगे कि होम ग्राउंड की जो पंखा विकेटें हैं, पहले ये पंखा विकेटें आपने देखा होगा, बड़े-बड़े पंखे टेस्ट मैच से पहले लगा दिए जाते हैं, तो साफ पता चल जाता है कि ये जो ट्रैक बन रहा है, ये स्पिनर्स के लिए मददगार होगा। और हमने लास्ट टेस्ट मैच में यही एक सजेशन दिया था कि हसन अली की जगह अबरार को ले लें, लेकिन ठीक है, उन्होंने एक और स्पिनर जो लेफ्ट आर्म स्पिनर आसिफ जो हैं उनको खिलवाया, लेकिन नतीजा फिर भी पाकिस्तान के हक में नहीं निकला। पाकिस्तान 8 विकेटों से दूसरा टेस्ट मैच जो रावलपिंडी में हुआ हार के सीरीज बराबर कर बैठा और साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान में 18 साल के बाद टेस्ट मैच जीता है। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान होम ग्राउंड में। और जब टेस्ट टेस्ट चैंपियनशिप चल रही हो तो उसमें होम ग्राउंड की जो विक्ट्रीज हैं बड़ी अहम होती हैं। आपने अब जोहान्सबर्ग में तो जीतना नहीं है, या कि अफ्रीका के मैदानों में जो हमारी परफॉर्मेंस होती है वो हमारे सामने है, लेकिन होम ग्राउंड में एक ऐसी जगह है कि जिसमें कोई भी टीम अपने पॉइंट्स गेन कर सकती है और फिर कोई बड़ी टीम को अगर हरा दिया जाए तो जो चैंपियनशिप है उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग ऊपर जाती है। लेकिन हुआ क्या, पाकिस्तान जो पहली इनिंग्स में 333 रन बनाने में कामयाब हुआ। अब्दुल्ला शफीक ने 57 रन बनाए, शान मसूद के 87 रन थे, बाबर आजम पहली इनिंग में 16 रन बना के आउट हो गए और सऊद शकील ने उसमें 66 रन बनाए, सलमान आगा ने 45 रन बनाए और 333 रन पाकिस्तान पहली इनिंग में बना सका। और कोई इतना बुरा स्कोर नहीं था उस सिचुएशन को देखते हुए। और जब साउथ अफ्रीका की इनिंग भी शुरू हुई तो उस वक्त भी ये लगा कि पाकिस्तान कम से कम 150 रन की लीड भी ले सकता है, क्योंकि एक मौके पे 185 रन पे बल्कि 204 रन पे 6 विकेटें साउथ अफ्रीका की गिर गई थी। और फिर 7वीं विकेट 210 पे गिरी, 8वीं विकेट 235 पे गिरी और उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई है रबाडा की और मुतसमी की, तो ये पाकिस्तान को बिल्कुल एक ऐसी डगर पे ले आई कि बस पाकिस्तान के लिए मैच बचाना बहुत मुश्किल था। ऐसा क्यों हुआ? इतनी अर्ली विकेटें लेने के बाद अब 10वें नंबर का खिलाड़ी जो है वो 70 रन बनाता है, आपको 4 चौके 4 छक्के मारता है कगिसो रबाडा। तो फिर इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी उसके अंदर वो एक खतरा नहीं था मुकाबल बैट्समैनों के लिए। गो के वो आउट होते रहे, लेकिन अगर वो टेल एंडर्स को आउट नहीं कर पाए, जैसे कि पाकिस्तान के टेल एंडर्स जिस तरह से आउट होते रहे हैं, बल्कि मिडल ऑर्डर और अपर जो हमारे बैट्समैन हैं उसमें भी जिस तरह से उनकी खामियां नजर आई हैं, तो अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की टीम एक तो टेल एंडर्स जो साउथ अफ्रीका के थे उनसे उन्होंने स्कोर बनवाया और फिर दूसरी इनिंग में पाकिस्तान अपनी होम ग्राउंड में होम कंडीशंस में बैटिंग कर रहा था, लेकिन सिर्फ 138 रन बना के पाकिस्तान की टीम पूरी टीम आउट हो गई और उसमें हाईएस्ट स्कोर मर मर के बाबर आजम ने 50 रन बनाए। एक दिन पहले 49 रन नॉट आउट थे और सऊद शकील भी उनके साथ थे, तो लग रहा था कि शायद आज बाबर आजम जो है वो कोई मैच बचाने वाली या मैच विनिंग इनिंग खेल पाए, लेकिन बाबर आजम अगले दिन के पहली ओवर में आउट हो गए 50 रन बना के। और उसके बाद फिर लाइन लगी और 138 रन ऑल आउट होने के बाद और पहली इनिंग्स में 70-80 रन की लीड बजाय के लेने के वो साउथ अफ्रीका ले चुका था। तो बहुत ही आसान टारगेट साउथ अफ्रीका को मिला जो उसने 2 विकेटें खो के हासिल कर लिया। तो एक बहुत बड़ी नाकामी है। हमारे कोच साहब जो अजहर महमूद बाद में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें आए, तो उन्होंने यही कहा जी हमारी जो बैटिंग है वो स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल पा रही। तो उसकी फिर क्या हल आपने तलाश किया है? आपने क्या कोई ऐसा जरूरी कोई ऐसा रूल बनाया है कि कोई टेस्ट टीम का वो खिलाड़ी जो बगैर डोमेस्टिक खेले आना चाहता है टीम में, तो उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएं?
क्योंकि स्पिन की जो एबिलिटी है वो तो आपको डोमेस्टिक खेल के ही मिल सकती है। और हमारे पास के जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे वो मायानाज इस किस्म के बड़े बड़े स्पिनर पाकिस्तान में आके मफलूज हो जाते थे। जावेद मियांदाद के आगे, सलीम मलिक के आगे, एजाज अहमद के आगे, और उसके बाद इंजमामुल हक का दौर आया, यूनस खान, मोहम्मद यूसुफ। तो ये एक अजीब सूरत हाल है कि पाकिस्तान की आज की जो बैटिंग लाइन है, हम कहते हैं बहुत अच्छा साउथ शकील खेलता है, और जिस तरह से बाबर आजम स्पिनर्स को लगातार आउट हो रहे हैं और बैकफुट पे जाके पता भी है गेंद नीचे रह सकती है, वो इतना पीछे चले गए कि वो सीधा प्लम एलबीडब्ल्यू हो गए। तो ये एक अजीब टेक्निक चल रही है पाकिस्तान के जो हमारे टॉप जो बैट्समैन हैं उनकी ये हालत है, तो फिर पीछे हम क्या कह सकते हैं। और फिर वारे न्यारे उस वक्त हो गए कि जब पाकिस्तान ने जो बॉलिंग है उसने रबाडा से 70 रन बनवा दिए, तो फिर ये पाकिस्तान की टीम डिजर्व ही नहीं करती थी। पाकिस्तान की टीम ये सीरीज जीतती और वही हुआ। और अब आइंदा जो टेस्ट सीरीज होगी, अब उसके लिए देखना पड़ेगा क्या उसका शेड्यूल है, लेकिन उसके लिए कुछ पहले से इकदाम करने पड़ेंगे। तो ये तो एक टेस्ट की सूरत हाल थी। अब जी T20 सीरीज शुरू होने वाली है 28 अक्टूबर से, और उसमें सलमान आगा जो हैं वो बदस्तूर T20 के कप्तान हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि बाबर आजम, जिनको एशिया कप में और उससे पहले ट्रायंगुलर सीरीज जो हुई थी शारजा में, उसमें बाहर बिठा दिया गया था, उन समेत रिजवान को बाहर बिठाया गया था T20 में, तो बाबर आजम को वापस लाया गया है T20 सीरीज में। बहुत से जो एक्स प्लेयर्स हैं, तजियाकार, वो इसमें तनकीद कर रहे हैं जी बाबर आजम ने क्या किया था कि वो वापस आए हैं। लेकिन क्या किया है उन लोगों ने कि जो टीम में थे। मेरा इससे अलग एक मौकफ जरूर है कि ठीक है, बाबर आजम इनफॉर्म नहीं रहे या उनके ऊपर बहुत प्रेशर होगा, वो आएंगे। जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा, अभी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हो रही है, दोनों नाकाम जा रहे हैं। बड़े नाम होते हैं जो, तो जब उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो एक अजीब सा उनके ऊपर प्रेशर होता है। और 2 डक्स ले लिए हैं विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में। तो बाबर आजम का भी फेज कुछ इसी तरह चल रहा है, 40-50, हालांकि 50 रन काफी होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो काफी 15-20 इनिंग से कोई सेंचुरी नहीं बना सके टेस्ट में, तो ये एक सवालिया निशान जरूर है। तो T20 टीम में वो वापस आए हैं, तो यकीनन जब हमारे पास्ट आप उठा के देख लें एशिया कप में कि हमारे जो टीम है वो 20 ओवर खेलने में ही नाकाम हो रही है। पहले तो जी एक ये हमारे सर में एक खुमार चढ़ गया कि हमने जी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है और बस इस तरह से लपेट के रख देना है। लेकिन जिस तरह से मॉडर्न डे क्रिकेट हमने देखी है, तो इससे तो बेहतर यही है कि फिर वो टेस्ट टीम जो है वही T20 में आ जाए। तो शायद ये इसी का एक तरीकाकार हमारी इंतजामिया ने सोचा। तो मुझे पर्सनली एज ए क्रिकेट फैन बाबर आजम के वापस आने पे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि वो आए हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी बहुत ही एक ऐसे मंजे हुए खिलाड़ी की जगह वो आए हैं कि जिनकी टीम में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी चल रही थी। अगर वो आए हैं और वो थोड़ा सा अगर टीम को संभाला देंगे तो ये उनके लिए और पाकिस्तान के लिए बुरा नहीं होगा। तो मैं तो कम से कम बाबर आजम की वापसी T20 में जो ही है उसको वेलकम करता हूं। एक और तब्दीली आई इन दिनों, शाहीन शाह अफरीदी ODI वनडे क्रिकेट में अब पाकिस्तान टीम की कप्तानी करेंगे। यानी मोहम्मद रिजवान जो वनडे टीम के कप्तान थे, उनको पहले T20 से हटा के आगा साहब को लाया गया और उसके बाद रिजवान सिर्फ ODI में रह गए। अब ODI से भी उनकी छुट्टी की गई है और शाहीन शाह अफरीदी जो फास्ट बॉलर हैं उनको वनडे क्रिकेट का कप्तान बनाया गया। और अब ये कितनी देर के लिए कप्तान बनाया गया है हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी T20 के वो एक ही सीरीज में, न्यूजीलैंड की सीरीज में कप्तान थे। लेकिन अब ये है कि कम से कम वो खींचातानी जो सियासतबाजी चल रही थी वो फिलहाल बज़ाहिर नजर नहीं आ रही। शाहीन शाह अफरीदी ने एक लास्ट जो एक तो एशिया कप था, ट्रायंगुलर सीरीज थी, और ये टेस्ट में भी वो खेले, और ये भी एक पॉजिटिव चीज थी क्योंकि वो किनारा कशी कर रहे थे। आस्ता आस्ता 4 ओवर के बॉलर बनते जा रहे थे। अब 50 ओवर फॉर्मेट की अगर वो कप्तान बने हैं तो उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी अपनी फिटनेस के ऊपर, वो पूरी भरपूर तवज्जो देंगे, देनी चाहिए। और फिर उनको 10 ओवर का स्पेल के लिए अपने आप को ऐसा एक तैयार करना पड़ेगा कि उनकी स्पीड जो है वो 140 से कम नीचे ना गिरे। अमूमन वो 125-30 पे भी आ जाते हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी अगर ODI के कप्तान रहना चाहते हैं, कम से कम कप्तान को अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाना पड़ेगी। और यही बड़ा एक सवालिया निशान होता है कि जब कप्तान
कि ये एक मामला हो जाए कि जी इसकी तो टीम में वैसे तो जगह नहीं बनती, लेकिन ये एज ए कैप्टन है इसलिए खेल रहा है। तो जब ये इस किस्म के मामला आ जाए तो फिर वो समझ लें कि वो तलवार लटकती रहती है और फिर आज गए या कल गए, जैसे मोहम्मद रिजवान के साथ हुआ है। तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो ओडीआई कप्तान बने हैं और अभी पता चल जाएगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ कि उनकी क्या परफॉर्मेंस होगी। दीगर जो टीम के खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान टीम में शामिल हुए हैं, और मैं T20 स्क्वाड की बात कर रहा हूं। सलमान आगा कप्तान बदस्तूर हैं, अब्दुल समद हैं टॉप ऑर्डर बैट्समैन, अबरार अहमद स्पिनर, बाबर आजम वापस आए, फ़हीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान और उस्मान तारिक। एक बड़े मायानाज बॉलर, फास्टेस्ट बॉलर का आप नाम नहीं देख रहे होंगे, हारिस रऊफ का। तो ये बहुत अच्छा किया, उनको बिल्कुल बिठाना चाहिए, उनको कोई ऐसा रगड़ा देना चाहिए कि उनको पूरा जो है ना लग समझ जाए कि इतने उन्होंने क्रुशियल स्टेजेस पे पाकिस्तान को मैच हरवाए हैं कि अगर 2 ओवर्स में पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने 30 रन करने हैं, जब वो एक ही ओवर में 20 रन दे देंगे तो फिर क्या पीछे बचेगा। तो हारिस रऊफ को बाहर बिठाना बहुत जरूरी था, लेकिन अब वापस ऐसे ही ना आ जाए कि बगैर परफॉर्म किए ये कोई सीरीज हम हारते हैं तो फिर वो वापस आ जाए, परफॉर्म करके उनको वापस आना पड़ेगा। और अब ये एक सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ वाइट बॉल की बची है। वाइट बॉल में हम कैसा खेलेंगे फैसलाबाद, लाहौर, पिंडी में, और उसके बाद फिर जो अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान की एक सीरीज थी, अफगानिस्तान ने जी वो अपनी टीम को विड्रॉ करा लिया कि हम ट्रायंगुलर सीरीज में नहीं आएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के सियासी मामला भी थोड़े कशीदा रहे और वो वैसे भी इंडिया के नक्शे कदम पे चलना ज्यादा मुनासिब समझते हैं। तो अफगानिस्तान की टीम के न आने के बायस अब जिम्बाब्वे की टीम को दावत दी गई है। अब जिम्बाब्वे, पाकिस्तान और श्रीलंका की ट्रायंगुलर सीरीज होगी। उसके मुस्तकबिल पे हमारे क्या नताइज होंगे, वैसे हम खुश जरूर होते हैं कि नेपाल, जो हांगकांग या जिम्बाब्वे से अगर जीत जाएंगे तो हम बहुत बड़े सुपरस्टार अपने आप को कहलवाना शुरू कर देंगे। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। उसके लिए एक अलग सा जहन लेके हमें खेलना पड़ेगा, वो खासतौर पे ट्रायंगुलर सीरीज। नए खिलाड़ियों को चांस दें और ऐसा फॉर्मेट या ऐसे अंदाज से आप टीम को बनाने की कोशिश करें कि अगले जो टूर्नामेंट्स हैं और खासतौर पे अगले साल जो वर्ल्ड कप है उसमें पाकिस्तान की टीम को खेलने में, अच्छा खेलने में इस सीरीज से मदद मिले। तो ये आज का वीलॉग था एज ए पाकिस्तानी फैन। बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि पाकिस्तान एक सीरीज जो है वो जीतते जीतते अपने होम ग्राउंड में लूज कर बैठा। और कुछ जो अपडेट्स थी, शाहीन शाह अफरीदी देखते हैं, जोर तो वो लगा रहे बॉलिंग में और लकी हैं, लाहौर कलंदर के लिए तो लकी हैं। अब देखते हैं ओडीआई क्रिकेट के लिए भी वो कुछ पाकिस्तान के लिए कोई खुशकिस्मती का बायस बन सकते हैं या नहीं। बाबर आजम T20 में वापस आए हैं, अब उनका लग पता जाएगा। अब ये 28 तारीख को जब सीरीज शुरू होगी तो उन दिनों में एक और वीलॉग के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा। और जिन लोगों ने अभी तक ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें। और एक गुजारिश ये, अगर लाइक बनता है तो लाइक जरूर करें। कमेंट्स अगर किसी बात पे इत्तेफाक नहीं है या कोई आप तजवीज़ देना चाहते हैं, तनकीद करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं उनको पढ़ के या तो वीलॉग में जवाब दे दूंगा या उसी जगह पे वो जवाब दे दूंगा। तो ये मेरी आपसे गुजारिश थी। इंशाल्लाह फिर किसी ने वीलॉग में मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।